नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में बजट को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा में इस समय पर हम मौजूद हैं और कैसा बजट रहा है, क्या कुछ पूरी चीज़ें रही है। हालांकि आज बहुत बड़ा बजट रहा है, 4:19 तक ये चला। सुबह 11 बजे शुरू हुआ, हालांकि बीच में 40 से 45 मिनट का लंच ब्रेक हुआ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पहली मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन ये जो समरी है वो हमारे पास आ गई है, क्योंकि सभी पॉइंट्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 मिनट में इसको आपके साथ यहाँ पर शेयर कर पाऊँ। तो इस बार का जो बजट है वो पिछले बार के बजट के मुकाबले थोड़ा छोटा है। इस पर मैं बात यदि करूँ तो 54,928 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर ये इस बार का रखा गया है। थोड़ा सा छोटा है, पिछली बार 58,000 के आसपास का था। 2025-26 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर जो है वो 8.3% यहाँ पर बताई गई है। एंड प्रति व्यक्ति आय इस बार बढ़ी है, वो हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि इस बार जो है वो थोड़ी यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय यहाँ लोगों की बढ़ी है। आइए अब इसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक एक करके डिस्कशंस करते हैं, बातचीत करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के और आजीविका के सुदृढ़ीकरण को लेकर के क्या मेन फैसले सरकार ने यहां पर लिए हैं। डेयरी सहकारी समितियों की संख्या इस वर्ष के अंत तक दोगुनी करके 2000 तक पहुंचाने की बात यहां पर सरकार द्वारा कही गई है। और निजी क्षेत्र में लगने वाले बल्क मिल्क कूलर की स्थापना तथा दूध एकत्रित करने के लिए खरीदे जाने वाले 10 वाहनों के लिए 65% की सब्सिडी यहां पर सरकार की तरफ से दी जाएगी। A2 मिल्क की टेस्टिंग और ब्रांडिंग करके इसे हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के माध्यम से 100 रुपए प्रति लीटर खरीदने की व्यवस्था यहां पर करी गई है। इसके साथ ही अगर मैं मेन पॉइंट्स की यहां पर बात करूं तो पशु संख्या या चराई क्षेत्र की पाबंदियों में उचित छूट देने पर सरकार विचार कर रही है। ये यहां पर सरकार के द्वारा जो है वो बात कही गई है। साथ ही में गाय का दूध और भैंस का दूध जो है वो उसमें यहां पर बढ़ोतरी करने की जो है वो बात कही गई है। उसके पॉइंटर्स भी मैं आपके साथ यहां पर साझा करूंगा, शेयर करूंगा। लेकिन उसी के साथ साथ गेहूं का जो MSP है उसको 60 रुपए से बढ़ा करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये 80 रुपए यहां पर प्रति किलोग्राम किया गया है। एंड मक्का की जो MSP है वो 40 रुपए से बढ़ाकर के 50 रुपए पर किलो यहां पर करने की बात कही गई है। साथ ही में जौ यहां पर 60 रुपए से बढ़ाकर के 80 रुपए इसका MSP कर दिया गया है। और जो हल्दी थी वो अब 150 रुपए प्रति किलो इसका यहां पर MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया है। और साथ ही में पहली बार अदरक के लिए भी जो है वो यहां पर MSP का प्रावधान किया गया है, जो कि 30 रुपए यहां पर रहने वाला है। साथ ही में सरकार बीज संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए बीज गांव स्थापित करेगी। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आई है और इस पर डिटेल्ड बातचीत कभी हम करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग का गठन किए जाने की भी बात यहां पर की जा रही है। और साथ ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। हाइड्रोपोनिक किसानों के प्रशिक्षण के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ साथ 400 डेयरी फार्मिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी। 600 लाभार्थियों को सेवा क्षेत्र में सहयोग दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की सहायता फार्म मशीनरी पर 50-50% के अनुपात में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर की जाएगी। मेन पॉइंटर्स की बात करूं तो मुख्यमंत्री खेत बाढ़बंदी योजना में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो आप इसका यहां पर फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आगे चले तो मैं आपको यहां पर चीज बता देना चाहूंगा कि वर्ष 2026-27 में 50 नए स्थल इको टूरिज्म के लिए विकसित किए जाएंगे, ये बात कही गई है। और 50 प्रमुख जो फॉरेस्ट विश्राम गृह है उसमें ऑनलाइन बुकिंग्स जो है वो की जाएगी। जियोलॉजिकल पार्क के लिए 220 करोड़ रुपए का प्रावधान जो कि बनखंडी के कांगड़ा में है वो प्रोवाइड करने की बात इसमें कही है। इसी के साथ साथ यदि मैं आगे चलूं महिला एवं बाल विकास की अगर मैं बात करूं तो दिव्यांग जनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रति माह 1700 से बढ़ाकर के 3000 रुपए करने की बात कही गई है। तो दिव्यांग जनों को जो यहां पर पेंशन मिलती है वो 1700 से 3000 करने का फैसला लिया गया है। साथ ही में मानसिक बीमारी से ठीक हो चुके और परिवार द्वारा स्वीकार न किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु नए हाफवे होम स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ सुंदरनगर स्थित जो विशेष बच्चों के लिए संस्थान है उसमें 150 से बढ़ाकर के सीटें 200 करने की यहां पर बात कही गई है। तो अभी फिलहाल यहां पर विधानसभा में हलचल आप देख सकते हैं कि खूब है और आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि सभी को ये पॉइंटर्स यहां पर मिल पाए। महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का सब्सिडाइज्ड ऋण स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने के लिए दिया जाएगा। तो ये भी यहां पर बात कही गई है। शुभ विवाह योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा मुख्यमंत्री शगुन योजना का एकीकरण किया जाएगा। इन दोनों योजनाओं को एक कर दिया जाएगा, जो कि कन्यादान योजना थी और शगुन योजना थी। इसका नाम शुभ विवाह योजना रखा गया है। एंड इसी के साथ साथ 21 वर्ष की आयु से अधिक
आयु की पात्र बालिकाओं और महिलाओं के विवाह के लिए सरकार द्वारा 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी, जो ऑलरेडी की जा रही थी। एंड इसी के साथ साथ सशक्त नारी स्वस्थ परिवार एकीकृत मिशन के अंतर्गत एकीकृत यहाँ पर जो है वो किया जाएगा, यानी कि कुछ योजनाओं को जो है वो एक साथ यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, एक में जो है वो एक प्रारूप इसको दिया जा रहा है। यौन शोषण से पीड़ित बालिकाओं और महिलाओं का मान सम्मान, आत्मविश्वास तथा उनका आत्मनिर्भर व सामाजिक पुनर्वास हेतु एक नई योजना आरंभ करने की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ साथ कोटला बड़ो सिरमौर में बन रहे मॉडल डी एडिक्शन सेंटर के पास ही 2 करोड़ रुपए की लागत से ऑब्जर्वेशन होम, एक स्पेशल होम जो है वो स्थापित किया जाएगा। एंड इसके बाद यदि मैं आगे चलूं, एजुकेशन पर बहुत लंबी डिस्कशंस है, उससे पहले किस किस को कितना कितना यहाँ पर जो है वो सैलरीज बढ़ी है, क्या कुछ पूरी चीजें हैं, वो मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेना चाहूंगा। साथ ही में किस एम्प्लॉइज को या किस श्रेणी के एम्प्लॉइज को जो है वो कितने कट लगे हैं, उस पर हम थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो है वो आगे डिटेल्ड बातचीत की जाएगी कि ग्रामीण के लिए जो है वो क्या कुछ इसमें रहा, कर्मचारी कल्याणों के लिए क्या कुछ हुआ है, ये आपको बता देना चाहेंगे। तो यहाँ पर जी उस पॉइंट पर मैं पहुंच गया हूँ, मानदेय की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको इसकी उम्मीद रहती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 51,500 रुपए मासिक जो है वो मानदेय दिया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 1,000 रुपए इंक्रीमेंट एक तरीके से यहाँ पर लगा है और 8300 रुपए इनको अब मासिक मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायकों की बात करें तो इनको भी 1,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6800 रुपए जो है वो मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर्स का 1000, सिलाई शिक्षकों का भी 1000, मिड डे मील वालों के 500 रुपए बढ़ाकर दिए गए हैं और अब इनको मासिक मानदेय 5500 रुपए यहाँ पर मिलेगा। वाटर कैरियर जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, वो यहाँ पर 500 की वृद्धि के साथ 6000 इनको मानदेय प्रति माह मिलेगा। जल रक्षकों को भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एंड साथ ही में इसमें मल्टीटास्क वर्कर्स की अगर हम बात करें जल शक्ति विभाग में, उनको भी 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और 6000 रुपए इनको मासिक तौर पर यहाँ मिलेगा। लोक निर्माण विभाग में भी सेम एज इट इज 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। पैराफिटर्स, पंप ऑपरेटर्स, इनको भी 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 7100 मासिक जो है वो मानदेय मिलेगा। एंड पंचायत चौकीदारों की बात करें, 500 रुपए बढ़ा करके 9000 रुपए इनको मंथली मिलेंगे। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपए की बढ़ोतरी, 6800 रुपए इनको मिलेंगे। एंड लंबरदार की अगर हम बात करें, राजस्व लंबरदार, तो ये भी 500 रुपए के साथ 5000 तक पहुंच जाएंगे मंथली। अगर बात करें एसएमसी टीचर्स का मानदेय 500 रुपए बढ़ा दिया गया है। एंड आईटी टीचर्स 500 रुपए, एसपीओज 500 रुपए, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स, इनको भी 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब वित्तीय अनुशासन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो फैसला यहां पर आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लिया गया है। तो मुख्यमंत्री का वेतन का 50%, उप मुख्यमंत्री और जो मंत्री के सदस्य हैं उनका 30% और विधायकों का 20%। 50, 30 और 20, 50 मुख्यमंत्री, 30 मंत्री और 20 विधायकों का अगले 6 महीनों तक कट लगेगा। या डेफर इसको यहां पर फिलहाल कर दिया गया है अस्थायी रूप से। हालांकि इसमें यह भी एक पॉइंट आया था कि शायद इसे आगे और बढ़ाया जा सकता है। सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ऑल पॉलिटिकल एडवाइजर, सभी का वेतन 20%, जो ये अभी पहले भी एक तरीके से नोटिफिकेशन इसको लेकर के हो चुकी थी कि इसको भी फिलहाल अस्थायी तौर पर डेफर किया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बाद में ये मिल जाएंगी अगर स्थितियां सही होती है। चीफ सेक्रेटरी की बात करें, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज जितने भी है और एचओडीज है, उनको उनका 20% अस्थायी रूप से डेफर करने का फैसला लिया गया है, या ये यहाँ पर बात कही गई है। डीजीपी, एडीजी, जीपीज, इनका 30% और आईजी, यहाँ पर डीआईजी, एसएसपी, एसपीज, इनको 20%। साथ ही में यहाँ पर हॉफ, पीसीसीएफ और एडिशनल पीसीसीएफ, इनका 30%, सीसीएफ का और सीएफ का, डीएफओज का जो है वो 20% वेतन अस्थायी रूप से डेफर किया गया है 6 महीनों के लिए। इसके साथ ही ग्रुप ए और बी के अधिकारियों के वेतन का 3% यहां पर अगले 6 महीनों तक यहां पर डेफर किया जाएगा। ग्रुप सी और डी वालों को पूरा का पूरा वेतन मिलेगा, इनको यहां पर नहीं छेड़ा जाएगा। बोर्ड, कॉर्पोरेशंस, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज, यूनिवर्सिटीज और अन्य जितनी भी प्रमुख सोसाइटीज है जो सरकार से ग्रांट इन एड या किसी भी प्रकार का बजटरी सपोर्ट लेती है, वे भी इस निर्णय को सरकार के अनुरूप अपनाएंगे। तो जहां जहां पर यहां पर ये ग्रांट इन एड्स जाती है,
वहां पर भी ये जो बात कही गई है इंप्लीमेंट होने वाली है। न्यायपालिका की संवैधानिक गरिमा और इंडिपेंडेंस का पूरा सम्मान करते हुए ये बजट इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ये आशा करती है कि वर्तमान की फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के स्तर पर 20% तथा जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के स्तर पर 3% अस्थायी रूप से डेफर वो करेंगे, टेम्पररी डेफरमेंट करेंगे। ये यहां पर बात कही गई है कि ये उम्मीद वो करते हैं, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसको लेकर के कोई बाध्यता यहां पर सरकार की नहीं होती। इसी के साथ साथ अब कुछ और भी पॉइंटर्स है जो शायद आपके लिए जानना जरूरी हो। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी कि एक तो ये कि कितना कितना किसका डेफर हुआ है, कट लगा है, और दूसरा ये कि किसका कितना कितना जो है वो मानदेय यहां पर बढ़ा है। अब थोड़ा सा यहां पर यदि मैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हल्की बातचीत करूं तो मैं आपको थोड़े से पॉइंटर्स बताना चाहूंगा। प्रत्येक पर 25 करोड़ रुपए व्यय के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा हमीरपुर शिमला जो AIMSS चमियाना में है, ट्रैक बेस्ड इंटीग्रेटेड टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन सिस्टम वाली एडवांस टेस्टिंग लैब्स यहां पर स्थापित की जाएगी। एक मर्तबा फिर से आपको बता देना चाहूंगा, विधानसभा में इस समय पर हम मौजूद है और ये तस्वीरें हम आपके साथ यहां पर साझा कर रहे हैं और मैं आपके साथ यहां पर पॉइंटर्स साझा कर रहा हूं कि क्या क्या है। IGMC शिमला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा हमीरपुर तथा नेर चौक में 20 करोड़ रुपए की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एफरेसिस यूनिट स्थापित की जाएगी। ये यहां पर जो है वो बात की गई है। GMC हमीरपुर तथा नेर चौक के लिए भी मैं यहां पर आपको पॉइंटर्स बताऊंगा। अभी हमारे बीच में RS बाली जी मौजूद है। आइए बजट को लेकर के इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बाकी मेन पॉइंटर्स तो मैं आपके साथ साझा कर ही रहा हूं। अली भाई अभी निकल रहा हूं। तो बाली जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, क्या कहना चाहेंगे सर? लाइव चल रहा है इस समय पर, आप आए हैं तो आपसे जरूर जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं। देखिए मनोज भाई, बजट लोगों के हित का है। आखिरी पंक्ति में जो आखिरी कर्मचारी बैठा है उसको और मजबूत करने का है। हर क्षेत्र में हर चीज का ख्याल रखा गया है, कृषि क्षेत्र से लेके एक आम किसान तक, और एक जो छोटा कर्मचारी है उसकी, क्योंकि रोज की आय से वो अपना जीवन चलाता है, तो उसका ख्याल रखने का काम किया गया है। उनकी आय में वृद्धि हो, उनके जीवन में तनख्वाह में वृद्धि हो, हर महीने उनके पास बेहतर तनख्वाह जाए, उसका ख्याल रखा गया है। अपने ऊपर जो लोड आया है RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम होने की वजह से या उसके बंद होने की वजह से जो लोड आया है, वो लोड कोई 100-200 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का है। और वो हजारों करोड़ का लोड चाहे अपनी तरफ से कुछ करके, चाहे उसमें थोड़ी सी भागीदारी भी हो, सरकार ने कोशिश की है कि MLA हो, चाहे मंत्री हो, चेयरमैन हो, और सबका, मुख्यमंत्री महोदय से लेके मंत्री, चेयरमैन और फिर MLA, सबका उन्होंने जो उनकी तनख्वाह है उसके अंदर कट लगाया है। एक टूरिज्म के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का मैं मुखिया हूं, अध्यक्ष हूं, उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जगहों को ज्यादा से ज्यादा चीजों के साथ जोड़ा जा सके, और HPTDC जिसका मैं अध्यक्ष हूं, उसको एक हमारी बहुत दिनों से हम इसके पीछे लगे थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और बजट में उसका प्रावधान किया गया है कि हमारे होटलों को, जैसे ज्वालाजी में है ज्वालाजी होटल, उसको हम 50 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। हमीर होटल है, उसको भी तकरीबन 35 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। और ये जो हॉलिडे होम है, इसको भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। और उसके साथ पीटर हॉफ और बाकी जो हमारे होटल हैं, उनको भी बेहतर करने के लिए, हेलीपोर्ट्स के लिए अलग से हमने पैसे का प्रावधान किया है। और ये पैसा सारा का सारा आ गया है, हमारे पास पड़ा है, मतलब वो इसकी स्वीकृति आ गई है, अब सिर्फ वो डिस्पर्स होना है। और उसके अंदर अलग अलग होटलों को जोड़ा गया है और HPTDC के होटलों को जोड़ा गया है। उसके अंदर तकरीबन 200 करोड़ रुपए से ऊपर इमीडिएटली HPTDC और सिविल एविएशन के अंदर खर्चा जाएगा। 2000 करोड़ रुपया खर्चा जा चुका है एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए। कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन लोअर हिमाचल के लिए नक्शा बदल देगी।
क्योंकि जिस दिन आज ATR और बम्बार्डियर प्लेन उड़ते हैं और उसके अंदर तकरीबन 60-70 लोग एक समय पे उड़ते हैं, 45 लोग उड़ते हैं, 50 लोग उड़ते हैं, मतलब फ्लाइट में आते हैं। जिस दिन एरोप्लेन के अंदर 400-500 आदमी आएगा और जिस दिन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, 10-10, 15-15 फ्लाइट आएंगे, हजारों लोग रोज का धर्मशाला में उतरेगा, तो कैपेसिटी जो चाहे टैक्सी चालक हो, चाहे होटलों के रूम की कैपेसिटी, वो हजारों की संख्या में बढ़ेगी। मतलब हजारों की संख्या में कैपेसिटी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, व्यवसाय बढ़ेगा। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो एक राशन बेचने वाले से एक नाई तक का काम बढ़ता है, क्योंकि लोग आते हैं टैक्सी, तेल बेचने वाले से गैस बेचने वाले तक का, एक सब्जी बेचने वाले से कोई छोटा से छोटा काम करने वाले तक का। तो वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, किसी ने बोला नहीं गया है, बोला गया कि हमने ये पैसा लोगों के अकाउंट में डाल दिया है, उनको चला गया है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ी चीज इस सरकार ने, और ये डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, इस बोर्ड का भी मैं वाइस चेयरमैन हूँ, HPTDC का मैं चेयरमैन हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज हुई है। और बहुत सी चीजों में किसान को लेके, एक कर्मचारी को लेके, एक जो कर्मचारी जिसको मैं कहूंगा कि जो एक नॉर्मल जॉब करता है, उसके लिए भी, उसके सम्मान के लिए भी सोचा गया। मैं आपसे दो मेरे प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न तो ये कि अभी अभी कैबिनेट रैंक्स यहाँ पर हटाए गए हैं, इसको और पहले वाली स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले क्या था और अब क्या नहीं है, क्या झटका है ये? देखिए मनोज जी, मैंने कल, आपने पता नहीं मुझे सुना कि नहीं सुना, मैंने विस्तृत तौर से आपको बताया और सदन में भी कहा कि हम लोग चेयरमैन बनाए गए, मुझे चेयरमैन बनाया गया और साथ में वाइस चेयरमैन भी बनाया गया टूरिज्म का। और ये विभाग हमेशा, मेरे से पहले इसके अध्यक्ष, मुझे अध्यक्ष बनाया गया, मेरे से पहले इसके अध्यक्ष जो है वो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे, जो भी रहे, चाहे बीजेपी के रहे चाहे कांग्रेस के रहे। और पहली बार के एमएलए को ये इतना बड़ा सम्मान दिया गया। उस सम्मान के साथ काम जो आप करते हो तो बतौर चेयरमैन करते हो, बतौर वाइस चेयरमैन करते हो, पर उस काम के साथ, उस चेयरमैनी और वाइस चेयरमैनी के साथ हमारे को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया। और ये पास्ट में भी हुआ है। रमेश धवाला जी पहले भी मंत्री रहे थे, पर पिछली जो जयराम जी की सरकार थी उसमें मंत्री नहीं बने, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर रैंक और बोर्ड का उनको चेयरमैन बनाया गया। वही चीज सरकार ने की। पर जब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो दिल्ली से पैसा आता था प्रदेश को चलाने के लिए, जब वो बंद किया गया, तो पिछली CLP की विधायक दल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हम सब ने बैठ के चर्चा की, और इस चर्चा में सारे विधायक थे। उसमें मेरे साथ भवानी जी भी हैं, जो कि बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, वो भी थे। और उसमें कहा गया कि एक लोड पड़ा है स्टेट को, और क्या एक लोड होता है फाइनेंशियल, एक होता है मानसिक लोड। जो मानसिक लोड है वो बार बार लोगों को बताया जा रहा था कि देखिए जी कि कैबिनेट मिनिस्टर रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर बनाए गए हैं, तो इनसे एक बहुत बड़ा लोड है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब दिमाग में लोगों के डाला गया। तो बातचीत हुई कि क्या इस लोड, ये जो चीज है जो ये लोगों के दिमाग में डाली गई, इसका क्या किया जाए। मैंने और भवानी जी ने, भवानी पठानिया जी ने, हम दोनों ने कहा कि हम आपको ऑथराइज करते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ऑथराइज करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसका एक मैसेज आएगा, तो चेयरमैन तो हम हैं ही, वाइस चेयरमैन है, और सबसे पहले तो एमएलए हैं, और अपने आप बतौर चेयरमैन वाइस चेयरमैन 3 साल से ऊपर काम कर लिया। अब तो कंस्टिट्यूएंसी में जो काम हमने चलाए हैं उनको और गति देने की बात है, और कंस्टिट्यूएंसी में अब तो पूरी तरह से उन कामों को बाहर निकालने की बात है। तो हमारा जो टाइम है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए और बाकी चीजों के लिए तो लग गया। अब और ज्यादा समय मैंने तो पर्सनली अपने विधानसभा में बहुत समय दिया, मैं बहुत समय देता हूं अपने विधानसभा में। तो हमने कहा कि हम और समय यहाँ पे दें, और अगर आपको लगता है कि इससे एक मैसेज जाएगा तो हम अपने स्टेट के लिए ये त्याग करने को तैयार हैं। कोई फर्क पड़ा? अब देखिए, सबसे पहले तो आप एमएलए होते हो, एमएलए बन के आप आते हो, और सबसे बड़े विभाग का मैं चेयरमैन हूं, आज भी हूं, और उस विभाग के अंदर सबसे बड़ा बजट है।
कि हमने वो बजट क्या है, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास 2,500 करोड़ रुपया जो आया, आज आपने घोषणाएं भी देखी, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो टूरिज्म का आया वो हिमाचल प्रदेश को मिला, और उसको लाने में हमने काम किया और वो हमको मिला। और बहुत बेहतरीन बात है कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया, और उसके अंदर बड़े बड़े काम हमने कांगड़ा जिले के अंदर चलाए, जिसमें से एक नगरोटा बगुआ में भी है। हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा टेंडर, तकरीबन 200 करोड़ का टेंडर हमने निकाल दिया है। 6 तारीख को आखिरी डेट है, और वो इंटरनेशनल फाउंटेन का आज उसका बजट में भी उसके बारे में उल्लेख किया सीएम साहब ने। उसमें होटल बन रहा है, हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म का सबसे बड़ा होटल बन रहा है, उसके साथ बैंक्वेट हॉल बन रहा है शादियों के लिए, ताकि वेडिंग डेस्टिनेशन बने। तो प्रोजेक्ट लाए, इसके साथ आइस स्केटिंग का बहुत बड़ा एक काम धर्मशाला में चला है, और अनेकों वेलनेस सेंटर, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें। 3 हमारे होटल मनाली के अंदर बन रहे हैं, जो एडीबी के प्रोजेक्ट से हमने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, टेंडर हो गए हैं। तो जो एज अ चेयरमैन आपको काम होता है, ये तो एक है। मेरे पास 2 तरह के चेयरमैन ही हैं। एक तो है एचपीटीडीसी के होटल चलाने की, जो 56 होटल हमारे ऑलरेडी हैं, और एक है नई चीजें बनाने की। नई चीजें बनाने का भी जो बोर्ड है, उसको भी मैं आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑल्सो। उसके चेयरमैन सीएम साहब है, मैं वाइस चेयरमैन हूं। तो दोनों चीजों के अंदर मेरी रचनात्मक भूमिका है। उसके अंदर एयरपोर्ट भी आते हैं, प्रदेश को बनाना भी आता है, और एचपीटीडीसी में आपको होटलों को चलाना है। तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट तो आज भी मैं काम कर रहा हूं, जब तक सरकार और लोगों का आशीर्वाद होगा काम करेंगे। और सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोगों की सेवा करने आए हैं। सबसे पहला काम है कंस्टिट्यूंसी का। किसी भी चीज में हमें काम करने वाले लोग हैं, हमें तो काम करना है। ये जो आपको किसी चीज से इज्जत दी गई, और उस इज्जत को भी हमने अच्छी एड ऑन एज ए चेयरमैन, एज ए वाइस चेयरमैन, हमने उसको भी बड़ी एक ग्रेस से चलाया। और अपने स्टेट के लिए हमने सीएम महोदय को कहा कि अगर हमें ये चीज छोड़नी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए लोगों को। और आज आपने देखा एमएलए का भी कट लगा, सबका कट, मंत्रियों का भी लगा, सीएम का भी लगा। तो हमने कहा शुरुआत हमसे करिए। सदन में आपने ये डिस्कशन किया था। मैं अंत में ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, होटल्स को लेकर के बातचीत हुई थी कि घाटे में, या पिछली सरकार ने जो है वो बहुत देनदारियां रखी। बीजेपी सीधे तौर पर आपको यहाँ पर कोस रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि प्राइवेटाइजेशन होटल्स का होगा। जी देखिए, 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इस चीज का जवाब जो है, बड़े आप इसको चलाइएगा, क्योंकि जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो डाटा है, वो सत्य है। और कागज निकाल लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप सीधा जाके, आपको आरटीआई करने की जरूरत नहीं है। आपको आरटीआई के माध्यम से कागज लेने पड़ते नहीं। आप एक एप्लीकेशन दीजिए। ये एचपीटीडीसी के एमडी हैं, मेरे साथ खड़े हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। इनसे, राजीव जी से, या एचपीटीडीसी के सारे कर्मचारी खड़े हैं, मेरे जीएम खड़े हैं, इनसे आप पेपर ले सकते हैं। जब मैंने एचपीटीडीसी का कार्यभार संभाला, तो एचपीटीडीसी की टर्नओवर पूरे साल की 78 करोड़ थी, 78 करोड़ थी। पहले साल में हम इसकी टर्नओवर को 110 करोड़ ले गए। उसके बाद 105 करोड़, मतलब 100 करोड़ का आंकड़ा हमने क्रॉस किया। अब ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं मेरे पास कि क्रॉस कर लिया। आप कभी आइएगा मेरे पास अलग से मिलने कमरे में, या जो लोग बोलते हैं एचपीटीडीसी के बारे में उनको भेजिएगा, उनको दूंगा मैं वो फॉर्मूला, ये कैसे हुआ, वो फॉर्मूला मैं कमरे में दूंगा, यहां बैठ के नहीं दूंगा। पर ये जादू की छड़ी से नहीं हुआ, ये काम करके हुआ। एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज ने काम किया। हमने, जैसे कल मैंने बताया, उन्होंने कहा कि आप कहीं, विक्रम ठाकुर जी हमारे एक सीनियर एमएलए भी हैं, कई बार के एमएलए हैं, मंत्री भी रहे हैं बीजेपी में। उन्होंने कहा कि एचपीटीडीसी कहीं पे बाहर ट्रैवल जो हमारे होते हैं, अलग अलग जगह, जो अलग अलग जगह बड़े बड़े होते हैं, उसमें नहीं गई। मैंने कोई 50 जगह गिनवा दी जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया, और 3 सालों किया। 2023 में भी किया जब मैं बना, 2024 में भी किया, 2025 में भी किया। तो कई बार आपको हर चीज का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। मुझे भी हर चीज का ज्ञान नहीं है। कई चीजें मेरे भी दिमाग से बाहर होंगी, पर मैं उसको पढ़ूंगा और पढ़ के वो ज्ञान लूंगा।
तो मैंने, वो बड़े हैं, सीनियर हैं, मैंने उनको कहा कि आप भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ के आते तो शायद आप ये नहीं कहते। मैंने कहा हमारे एमडी ने, हमारे जीएम ने ये सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं और हमारे पास बाकायदा टिकटें भी हैं, फोटोग्राफ भी हैं, वीडियो भी हैं, चाहिए होंगी तो सब कुछ दे देंगे, और वहां की रजिस्ट्रेशन भी है, और वहां जिस दिन पहुंचे किस होटल में रहे हैं वो भी है, डिटेल्स भी है। तो मैंने, अब जैसे आपने कहा कि एचपीटीडीसी को, उसके ऊपर वापस जाते हैं। पहले साल जब मैं एचपीटीडीसी का अध्यक्ष बना, मेरे से पहले अध्यक्ष जो थे वो जयराम ठाकुर जी थे, और उनसे पहले अध्यक्ष जो थे वो वीरभद्र सिंह जी थे, और उनसे पहले अध्यक्ष जो थे वो प्रेम कुमार धूमल जी थे। मेरे जैसे छोटे आदमी को, जो पहली बार एमएलए बना है, उसको अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठा दिया गया। अब मेरे जैसा छोटा आदमी जो कर सकता था उसने किया। 78 करोड़ की टर्नओवर को मैंने 110 करोड़ पहुंचाया। चलो, मेरा एक किरदार था, मैंने एक गुड गवर्नेंस की, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कहते हैं गुड गवर्नेंस, तो एक गुड गवर्नेंस की करने वाले जो हैं वो हमारे एम्प्लॉई हैं। पर हमने रात दिन एक करके 78 करोड़ की टर्नओवर को 110 करोड़ पहुंचाया, अपने खर्चों को कम किया। अब उससे हमने किया क्या? हमारे ऊपर 100 करोड़ से ऊपर की देनदारी है। कितनी थी एग्जैक्ट? 109 करोड़ की। ये जीएम साहब है, 109 करोड़ की देनदारियां खड़ी थी मेरे अध्यक्ष बनने से पहले, और ये देनदारियां पिछली सरकार की खड़ी थी, और मैं नहीं कहता पिछली सरकार की, उससे पहले की भी खड़ी होंगी, पर मेरे को मिली ये देनदारियां पुरानी। अब ये देनदारियां जो कैसे हुई, इसका मुख्य देनदारियां कैसे हुई है? माननीय जयराम ठाकुर जी, जो कि उस समय अध्यक्ष भी थे एचपीटीडीसी के, मतलब टूरिज्म के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने एक आखिरी बीओडी की। देखिए, हर चीज को नेगेटिव नहीं लेना है, मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता। 1 महीना इलेक्शन को बचा था और आखिरी महीना था उनकी सरकार का, और वो मुख्यमंत्री भी थे और पर्यटन के, टूरिज्म के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने एक बीओडी की, बीओडी बतौर चेयरमैन की, बतौर अध्यक्ष की, जैसे मैं करता हूं। अब उस कुर्सी पे बीओडी मैं करता हूं और निर्णय मैं लेता हूं। उन्होंने अपनी बीओडी में निर्णय लिया कि हम रिवीजन ऑफ पे स्केल को अडॉप्ट करते हैं। ये रिवीजन ऑफ पे स्केल बहुत पुराना हुआ था। उसको उन्होंने कब अडॉप्ट किया? जब वो जाने वाले थे, 1 महीना पहले। उन्होंने, आखिरी बीओडी थी, उसके बाद कोई बीओडी नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं रिवीजन ऑफ पे स्केल को अडॉप्ट करता हूं। एकदम 100 करोड़ से ऊपर खड़ा हो गया, पर वो उनको नहीं देना पड़ा। 1 महीने बाद अध्यक्ष मैं बन गया। जैसे मैं अध्यक्ष बना, मेरे पास एमडी जीएम साहब आए और कहा ये 100 करोड़ से ऊपर खड़ा है। मैंने कहा ये कैसे खड़ा हो सकता है? उन्होंने कहा ये डिसीजन लिया। देखिए, जयराम ठाकुर जी ने एम्प्लॉयज के लिए डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन है, जरूरी है, एम्प्लॉयज को उनका हक मिलना चाहिए। वो डिसीजन भी सही था, जरूरी भी था, पर डिसीजन बहुत लेट लिया। आखिरी महीने, जब आखिरी बीओडी, उनकी सरकार को 5 साल पूरे हो गए तो डिसीजन लिया। अब उस डिसीजन के अंदर उन्होंने कहा कि मैं रिवीजन जो हुई है पे स्केल की अडॉप्ट करता हूं, तो एकदम पुरानी देनदारियां खड़ी हो गई। मुझे 100 करोड़ रुपए से ऊपर की देनदारियों का पेपर पकड़ा दिया गया। अब मैंने क्या करेंगे? इन सबको बुलाया, मीटिंग ली और कहा कि रेवेन्यू बढ़ाओ, पैसे देने पड़ेंगे। 50 करोड़ रुपए से ऊपर पुरानी देनदारियां, जो मेरे समय की नहीं, मेरे से पहले की, मैंने वापस की। ये वो देनदारियां हैं जो उसको अडॉप्ट करने से बीओडी ने लिया। मैंने एक और बीओडी की, उसमें मैं अध्यक्ष था तो मैंने निर्णय लिया। उसमें हमने निर्णय लिया कि एडवांस उठाएंगे। कई चीजें ऐसी की जो देश में कभी नहीं हुई थी। मेक माई ट्रिप जैसी कंपनी, जो देश की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी है, उससे 2 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया हमने, जो कि किसी भी गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। वी वर द फर्स्ट। अब हमारे बाद बाकी प्रदेश कर रहे हैं। हमने रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए। हमने अपनी सारी परचेज फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को दे दी। हम लोग अलग अलग दुकानों से परचेज करते थे, हमारे मैनेजर परचेज करते थे। हमने कहा भाई गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट को दे दो, बल्क में परचेज करेंगे। तो हर चीज में हमने पैसे बचाए, हमारे एम्प्लॉयज ने काम किया, रेवेन्यू बढ़ाया, इन्होंने अलग अलग शोज अटेंड किए। और ये जादू की छड़ी नहीं थी, हमने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया। अब बात आई कि उसके बावजूद मैंने बार बार अपनी बीओडी में भी और हमेशा कहा कि होटलों को चलाने के लिए, हमारे होटल ना
मैंने रेवेन्यू 78 करोड़ से 110 करोड़ उन्हीं होटलों से पहुंचाया है जो मुझे विरासत में पुराने मिले थे, जो जयराम ठाकुर जी छोड़ के गए थे, जो पिछली सरकार छोड़ के गई थी, उसी होटल के रेवेन्यू से मैंने 110 करोड़ पहुंचाया। अब मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं, मैंने कहा मैंने 50 करोड़ की देनदारियां वापस कर दी हैं, पर अब होटलों को ये जो होटल हैं ये ओल्ड हो चुके हैं। आज होटलों को कंपटीशन करना पड़ रहा है प्राइवेट होटलों से। किनसे करना पड़ रहा है? प्राइवेट। और मेरे एमडी साहब बैठे हैं, इनसे मेरी रोज खड़े हैं मेरे साथ, इनसे मेरी रोज बात होती है कि हमारे को जो कंपटीशन है वो हमको करना पड़ता है प्राइवेट होटल से, तो इनको रेनोवेट करना पड़ेगा। तो हमने हमेशा रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा है, हम इसी के ऊपर लगे हैं, हमारी यही एक ध्याय है, इसी के ऊपर हम टिके हुए हैं और इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा काम है एज ए HPTDC चेयरमैन, मैंने हमेशा सरकार से ये कहा है कि आप हमें रेनोवेशंस के लिए होटलों को बेहतर करने के लिए पैसा दीजिए। अगर हम 78 करोड़ को 100 करोड़ पहुंचा सकते हैं उन्हीं बूढ़े होटलों के साथ, तो अगर इनको नया बना दिया जाए तो ऐसी जमीनें तो हमें कभी नहीं मिलेंगी, ऐसे होटल तो कभी नहीं मिलेंगे। इन्हीं होटलों को अच्छा बना के हम 300 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। ये हमने BOD में पास भी किया और हमने अपनी सरकार को लिख के भी दिया। अब सरकार ने जो निर्णय लिया, सरकार सबसे ऊपर है, वी आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट जो कैबिनेट डिसीजन लेती है वो हमको फॉलो करना पड़ता है। पर मैंने अपना मत लिख के दिया कि हमें रेनोवेशन इनकी करा के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ RS बाली जी, जो कि HPTDC के चेयरमैन भी है और अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जो है वो अंदर की तरफ रवाना हुए हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ मौजूद थे और हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि बजट में क्या मेन पॉइंट्स रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय पर पूरी चहलकदमी यहाँ पर विधानसभा परिसर में है और वैसे मेन पॉइंटर्स जो है वो हमने आपके साथ ऑलरेडी साझा कर दिए, लेकिन कुछ एक और पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। ओके, सो हमने बात यहाँ पर जो मानदेय थे उनकी वृद्धि को लेकर के करी थी, बात यहाँ पर हमने कट्स को लेकर के करी थी, बात हमने यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास को लेकर के हैं वो यहाँ पर की थी। एंड अब ग्रामीण इलाकों को लेकर के अगर हम बातचीत यहाँ पर करें तो 150 यहाँ पर पंचायत सचिव के पद भरे जाएंगे और पंचायत चौकीदार के खाली पद भी यहाँ पर भरे जाएंगे, ये बात यहाँ पर सरकार ने कही है। चंबा, घुमारवी, नादौन, धर्मशाला, पालमपुर, मनाली, मंडी, सुंदरनगर, शिमला, रामपुर, नाहन, बद्दी, ऊना और संतोषगढ़ में म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर MSSC स्थापित करेंगे और म्युनिसिपल कॉल सेंटर तथा स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन सेंटर्स जो है वो स्थापित यहाँ पर किए जाएंगे। अब मैं बहुत जो मेन पॉइंट्स है वो आपके साथ साझा यहाँ पर करना चाहूँगा, यदि मुझे यहाँ पर वो दिखाई देते हैं। हालांकि पॉइंटर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, जो गाय का दूध है वो 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया गया है और साथ ही में भैंस के दूध में भी यहाँ पर जो है वो 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जो कि लगभग 71 रुपये के आसपास यहाँ पर हो चुका है। हल्दी 150 हमने आपको बताया, अदरक पर भी MSP जो है वो 30 रुपये यहाँ पर सरकार के द्वारा दी गई है। अब की इसको जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर पॉइंटर्स आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आउटसोर्स वालों की भी जो है वो यहाँ पर थोड़ी सैलरी इंक्रीज हुई है, उसका हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी। एंड उद्योग को लेकर के अगर हम बात यहाँ पर करें तो स्पोर्ट्स को लेकर के कुछ यहाँ पर बड़ी घोषणा एक तरीके से CM की तरफ से यहाँ पर हुई है। कर्मचारी कल्याण को लेकर के स्टडी लीव पर जो जाने वाले हैं उनको पूरा का पूरा यहाँ पर वेतन मिलेगा, 100% वेतन दिया जाएगा। पहले ये यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही थी कुछ समय से, तो अब ये यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अनुबंध आधार पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जो वर्तमान में वर्ष में केवल एक ही बार नियमित किए जाते थे, अब वो पूर्व की भांति 31 मार्च और 30 सितंबर को निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने पर नियमित इनको किया जाएगा। यानी कि साल में 2 बार अब जो है वो यहाँ पर रेगुलराइज किए जाएंगे। और वेतन, दैनिक वेतन भोगियों का 25% जो है वो यहाँ पर वेतन बढ़ा दिया गया है। 450 रुपये प्रतिदिन इनकी जो है वो यहाँ पर दिहाड़ी कर दी गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रति माह जो वेतन है वो 13,750 रुपये कर दिया गया। अब मिलता है ग्राउंड पे, नहीं मिलता है वो अलग बात है। आंगनबाड़ी के कंसर्न में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी कि उनका क्या कुछ है और किस तरह से पूरी चीजें हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो शायद आपके मतलब के बहुत ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी मैंने वैसे आपके साथ जो है वो सारी चीजें यहाँ पर मोटा मोटी साझा कर दी है।
बाकी हम कोशिश करेंगे इवनिंग बुलेटिन में आपके साथ सभी चीज़ें साझा करने की। तो ये आप देख सकते हैं कम से कम 20-25 पेजेस का है। हमने कोशिश की 10-15 मिनट में आपको बताने की। बीच में बाली जी हमारे बीच में आ गए थे तो उनसे भी हमने बातचीत करना उचित समझा। अभी के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटे जी ने। मैं मनोज ठाकुर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।